Hello students, welcome back to my YouTube channel The Pen and Page by Tiwari ji. So students, क्लास 9 CBSE के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसके मैंने बहुत सारे पार्ट्स जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. सो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. लास्ट पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर पहले मोनार्की सिस्टम था. मोनार्की सिस्टम में जो है वो टैक्स लिए जाते थे जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन लोगों से, बट जैसे जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहे थे उन लोगों ने ये टैक्स देने से मना कर दिया था और उसके बाद में वहाँ के किंग पे अटैक किया, जिसके बाद किंग ने उनकी जो कंडीशन है उसे मान लिया कि अब मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही वर्क करूँगा. तो यहाँ से द नेशनल असेंबली उन लोगों का ग्रुप था जो कि थर्ड स्टेट के लोग थे. इन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1791 में. इसका मेन ऑब्जेक्ट ये था, मेन एम ये था कि जो मोनार्क है मतलब कि जो किंग है उसकी पावर को लिमिट कर दिया जाए, क्योंकि पहले किंग जिससे भी चाहता था टैक्स लेता था और जिससे नहीं चाहता था उसे टैक्स नहीं लेता था. बट ये कोई अच्छी गवर्नमेंट जो है वो उसकी पहचान नहीं है, इसलिए उसे एक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एक लॉ बुक जो है वो हम दे देते हैं. इनकी जो पावर्स है इसको कंसंट्रेट करके एक पर्सन के हाथ में दे देना ये बिल्कुल ही गलत है, इसलिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए गए. मतलब कि मोनार्क के अंडर में भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज को बनाया गया, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. आज भी हमारे इंडिया में जो है इसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे वर्क होता है. लेजिस्लेचर वो होती हैं जो गवर्नमेंट की बॉडीज़ लॉ को बनाती हैं. एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की वो बॉडीज़ होती हैं जो कि लॉ को सैंक्शन करती हैं. और जुडिशरी जो भी लॉज बने हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उन्हें देखती हैं. तो इस तरह से फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई. अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वर्क कैसे करती थी? जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें नेशनल असेंबली ने बहुत सारे लोगों को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया. इसमें कुछ कंडीशंस थे जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही आते हैं कि नेशनल असेंबली किस पर्पस से वर्क करती थी, उनका एजेंडा क्या था, ये सारी चीज़ें. तो नेशनल असेंबली ने एक रूल बनाया था कि सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हुम इन टर्न चूज़ द असेंबली, कि असेंबली जिन भी लोगों को चूज़ करेगी वही जो है वो इस ग्रुप के इलेक्टर्स होंगे. और ये जो वोट है वो सारे सिटीजन्स नहीं दे सकते हैं. इसमें वही विमेन अभी भी यहाँ पर वोट नहीं दे सकती हैं. ठीक है, फ्रांस में नेशनल असेंबली के अकॉर्डिंग वही लोग वोट कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ मेन जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और जो एटलीस्ट जो पर डे का जो लेबर वेज मतलब 3 डेज़ का जो लेबर वेजेस है उतना वो टैक्स पे करते होंगे. अगर मान लीजिए कि 100 रुपये अगर 3 दिन की किसी पर्सन की सैलरी है तो वही पर्सन जो कि 25 साल से ज़्यादा का है मेन और वो 100 रुपीज़ एज अ टैक्स पे करता है, सिर्फ वही जो है वोट दे सकता है. बाकी के जितने भी मेन या फिर विमेन उन्हें जो है वो पैसिव सिटीज़न कहा जाता था. मतलब नेशनल असेंबली में 2 पार्ट्स के सिटीज़न थे. एक्टिव सिटीज़न वो थे जो कि वोट दे सकते थे 25 साल से उम्र के, वैसे मेन जो कि 3 डेज़ की एवरेज सैलरी के इक्वल टैक्स पे करते थे. और जो भी लोग वोट नहीं दे सकते थे वैसे लोगों को हम पैसिव सिटीज़न कहते हैं. अगर कोई भी इलेक्टर क्वालिफाई करता है या फिर मेंबर ऑफ असेंबली बनता है, अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, तो वो तभी बन सकता है, उस इलेक्टर की कंडीशन में वो तभी आ सकता है जब वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता हो. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे डिक्लेयर कर दिया गया कि ये हर एक मैन या फिर सिटीज़न का जो है वो राइट है. इसमें बहुत सारे राइट्स दिए गए, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारे रूल्स जो हैं वो इसमें निकले थे. अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एक पिक्चर दिख रही होगी. इस पिक्चर में जो है हर एक चीज़ का ये जो है ये फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि नेशनल असेंबली ने बनाया था. इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स हैं और हर एक सिंबल का एक सिग्निफिकेंस है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.